प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कहानी। गुजरात के गांधीनगर से दिल्ली तक का नरेंद्र मोदी का सफ़र आसान नहीं रहा। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की, साथ ही तकनीक का भी सही इस्तेमाल किया। हालांकि दंगों के दाग ने लोकसभा चुनाव में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन मोदी ने न तो दंगों की चर्चा की, न ही जाति और सांप्रदायिकता की। उन्होंने विकास को अपने प्रचार का सबसे बड़ा हथियार बनाया, लोगों की समस्याओं को समझा और उनकी चर्चा की। और विरोधियों के लाख हमलों और आरोपों के बावजूद उन्होंने विजय श्री का वर्ण किया। आखिर ऐसा क्या खास है चाय वाले नरेंद्र मोदी में जो वे प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंच गए? आइए जानते हैं लक्ष्य तक पहुंचने की पूरी कहानी। नंबर 1, लक्ष्य पर निगाह। जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, तब किसी को सपने में भी उम्मीद नहीं थी वे भाजपा को इतनी ऊंचाई पर ले जाएंगे। मगर उन्होंने पीएम उम्मीदवारी को अपना लक्ष्य बनाया और महाभारत के अर्जुन की तरह लक्ष्य संधान के लिए निकल पड़े। यूं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक रहते हुए देश को करीब से जाना समझा, लेकिन लोकसभा चुनाव के संग्राम में उन्होंने अपने उत्साह का रथ देश के चारों कोनों में दौड़ाया और लक्ष्य पूरा होने के बाद भी नहीं थमे। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद नया लक्ष्य और नई चुनौतियां भी उनका इंतजार कर रही हैं। यदि उनमें वे खरा उतरते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आने वाले समय में उनकी राहें और आसान हो जाएंगी। क्या कहता है नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास? नंबर 2, आत्मविश्वास। नरेंद्र मोदी में गजब का आत्मविश्वास है जो उनकी चाल और चेहरे पर साफ दिखाई देता है। जब भी कोई उन पर आरोप लगाता है या हमला करता है तो वे तनिक भी विचलित नहीं दिखाई देते। हालांकि उन पर अति आत्मविश्वासी होने के भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा है उससे इस बात की पूरी तरह पुष्टि होती है। मोदी ने अपने इसी आत्मविश्वास के बल पर अपने विचारों को सफलतापूर्वक गुजरात के लोगों तक पहुंचाया और वे गुजरात के 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों में भरोसा, विश्वास और आशा जगाने में सफल रहे। अब वही मोदी 125 करोड़ भारतवासियों की बात करते हैं, वह भी पूरे विश्वास के साथ। सिर्फ 4 घंटे सोते हैं नरेंद्र मोदी। नंबर 3, कठोर परिश्रम। इसमें कोई संदेह नहीं कि नरेंद्र मोदी कठोर परिश्रमी हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वे सिर्फ 4 घंटे आराम करते हैं और 20 घंटे काम करते हैं। मोदी सुबह 5 बजे उठते ही सभी समाचारों की क्लिपिंग देख लेते हैं। इसके बाद उनका दिन शुरू होता है, अर्थात अखबार आने से पहले वे विभिन्न माध्यमों से खुद को अपडेट कर लेते हैं। चुनाव प्रचार के बाद वे गुजरात के अधिकारियों से भी वे राज्य की चर्चा करना नहीं भूलते। मोदी ने पूरे देश में धुआंधार प्रचार किया। पार्टी के मुताबिक नरेंद्र मोदी अब तक देश भर में 3 लाख किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर एक तरह का रिकॉर्ड बना चुके हैं और प्रचार के परंपरागत और नए तौर तरीकों के मिले जुले स्वरूप के साथ 5827 कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं। भाजपा ने इसे भारत के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा जनसंपर्क बताया है, जिसमें मोदी पिछले साल 15 सितंबर से 25 राज्यों में 437 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। पार्टी का दावा है कि नरेंद्र मोदी ने विभिन्न तरीकों से करीब 10 करोड़ लोगों से संपर्क किया है। इनकी रणनीति का तो कोई जोड़ नहीं। नंबर 4, सही रणनीति। यदि रणनीति सही नहीं हो तो कठोर परिश्रम पर भी पानी फिर जाता है। अतः रणनीति तौर पर भी नरेंद्र मोदी ने कोई कोताही नहीं बरती। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद अमित शाह को चुनाव से बहुत पहले ही देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का प्रभार दे दिया। परिणाम बताता है कि इस काम को शाह ने बखूबी अंजाम दिया। स्मृति ईरानी को अमेठी भेजकर उन्होंने राहुल समेत पूरे गांधी परिवार की उनके ईगढ़ में घेराबंद कर दी। ज्यादातर सभाएं भी उन्होंने उन्हीं स्थानों पर ली जहां भाजपा कमजोर दिख रही थी। समय से पहले काम पूरा करते नरेंद्र मोदी कैसे? दूरदर्शिता। प्रधानमंत्री पद के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का ही तो यह कमाल है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले वे 21 राज्यों में 38 रैलियों को संबोधित कर चुके थे। मोदी ने 26 मार्च को उधमपुर में जनसभा के साथ भारत विजय रैलियों की शुरुआत की। यही बात गुजरात चुनाव के समय भी देखने को मिली थी। जब तक कांग्रेस ने वहां प्रचार की शुरुआत की थी, तब तक नरेंद्र मोदी अपने सद्भावना उपवास के माध्यम से पूरे गुजरात के लोगों से संपर्क कर चुके थे। दूरदर्शी नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव के दौरान सांप्रदायिकता को बहुत बड़ा मुद्दा बनने नहीं दिया। तकनीक के इस्तेमाल में भी सबसे आगे। तकनीक का सही इस्तेमाल इस पूरे लोकसभा में चुनाव में यदि किसी नेता या पार्टी के तकनीक का सही इस्तेमाल किया तो वो है नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भाजपा। सोशल मीडिया के मंच का उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उपयोग किया और पूरे देश और दुनिया में अपने समर्थकों की एक बड़ी फौज खड़ी कर ली। तकनीक के सहारे ही भी चुनाव सभा के दौरान लगातार अपडेट रहते। सभा से पहले संबंधित इलाके की पूरी जानकारी उनके पास होती थी और उसी के अनुरूप लोगों के सामने अपनी बातें रखते थे।
ये तकनीक का कमाल नहीं तो और क्या है कि मोदी ने करीब 13 से 50 3D रैलियां की और 4000 के लगभग चाय पे चर्चा कार्यक्रम किए। इनके माध्यम से वे दूर दराज में बैठे लोगों से सीधे जुड़े और अपनी बात उन तक पहुंचाई। नकारात्मकता से दूर रहे नरेंद्र मोदी, सकारात्मक सोच। नरेंद्र मोदी पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान नकारात्मक प्रचार से दूर रहे। विरोधियों ने भले ही गुजरात दंगों को लेकर उन पर निशाना साधा हो, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर 84 के दंगों को लेकर ज्यादा हमला नहीं किया। टीवी चैनल पर एक इंटरव्यू में भी विदेश नीति से जुड़े एक सवाल पर कुछ भी कहने के बजाय उन्होंने कहा कि चूंकि वे सरकार में नहीं है इसलिए इस पर कोई स्पष्ट राय नहीं रख सकते। साथ ही भारत में चुनाव, महंगाई, भ्रष्टाचार, रसोई गैस आदि मुद्दों पर लड़े जाते न कि विदेश नीति पर। गौरतलब है कि पिछले 2 चुनावों में लालकृष्ण आडवाणी ने मनमोहन को कमजोर प्रधानमंत्री बताकर बार बार निशाना साधा था, लेकिन मोदी इस बात से दूर ही रहे। उन्होंने पूरे समय केंद्र सरकार की नाकामियों की ही चर्चा की, फैसलों पर अड़िग रहते, मजबूत इरादे। यह मोदी के आत्मविश्वास का ही परिणाम था कि वे लोकसभा चुनाव के दौरान लिए गए फैसलों से डिगे नहीं, पूरी मजबूती के साथ उन पर अड़े रहे। चाहे वह वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ने का मामला हो या फिर मुरली मनोहर जोशी की सीट बनारस से बदलकर कानपुर करने का, इन मामलों में उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। टिकट बांटने में पूरी सतर्कता बरती गई। साथ ही सभी विरोधी को दरकिनार करते हुए जो उम्मीदवार उनको अच्छा लगा उसको ही टिकट दिया। हिंदूवादी छवि का भी मिला फायदा। हिंदूवादी छवि, भले ही मोदी ने हिंदू मुस्लिम मुद्दे का एक बार भी जिक्र नहीं किया, लेकिन जो उनकी छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता की है उससे निश्चित ही पूरे देश में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, जिसका उन्हें सीधे साधे फायदा मिला। हालांकि अयोध्या में उनकी सभा के दौरान मंच पर श्री राम और राम मंदिर का चित्र विवाद का कारण जरूर बना। विकास पुरुष की छवि भी काम आई। गुजरात का ट्रैक रिकॉर्ड, नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक फायदा अगर किसी चीज का मिला तो वह है उनका गुजरात का ट्रैक रिकॉर्ड। चुनाव के दौरान भी उन्होंने गुजरात के विकास मॉडल को सामने रखा और लोगों को भरोसा दिलाया कि जब गुजरात विकास कर सकता है तो और आपका राज्य क्यों नहीं। उन्होंने बनारस में गुजरात की साबरमती नदी का हवाला देते हुए कहा था कि मैं साबरमती से ज्यादा गंगा को उजला बना दूंगा। पवित्र गंगा न सिर्फ बनारस के लोगों की भावनाओं से जुड़ी बल्कि करोड़ों देशवासियों की आस्था का भी केंद्र है। आरोप प्रत्यारोप में उलझे बिना वे मतदाताओं को अपनी बात समझाने में सफल रहे, जिसका फायदा उन्हें मतदान बूथ पर मिला। पीएम मोदी का बचपन। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ। पीएम मोदी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में हुई। उन्हें बचपन से एक्टिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता और नाटकों का काफी शौक था, जिसका हिस्सा बनकर उन्होंने कई पुरस्कार जीते। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान पीएम मोदी एनसीसी कैडेट का हिस्सा भी रहे। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स भी किया है। चाय वाला प्रधानमंत्री की कहानी। पीएम मोदी के पिता की वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी, जहां मोदी भी अपने पिता की मदद करने जाते थे। इसी कारण आज भी लोग उन्हें चाय वाला प्रधानमंत्री बुलाते हैं। इस दौरान उन्होंने 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान स्टेशन से गुजर रहे भारतीय सैनिकों को चाय पिलाई और उन्होंने सोच लिया था कि वह बड़े होकर देश की सेवा के लिए भारतीय सेना का हिस्सा बने। पीएम मोदी का परिवार। पीएम मोदी अपने माता पिता की 6 संतान में तीसरे नंबर पर थे। इनके माता पिता का निधन हो गया है और इनके 4 भाई और 1 बहन है। इनके भाई के नाम सोमा मोदी, अपहरण मोदी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी है, जो अपने अपने व्यवसायों को संभाल रहे। इनकी बहन का नाम बसंती बेन हसमुखलाल मोदी है। पीएम मोदी ने 18 साल की उम्र में शादी कर ली थी, लेकिन उसके कुछ सालों बाद ये अपना घर छोड़कर चले गए। इसके बाद से वह अपने परिवार से अलग ही रहते। आरएसएस से पीएम मोदी का रिश्ता। पीएम मोदी बचपन से ही आरएसएस का हिस्सा बन गए थे। 1958 में दीपावली के मौके पर गुजरात प्रांत के प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार ने इन्हें बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलाई और इसके बाद ये धीरे धीरे संघ के सक्रिय सदस्य बन गए। अपने शुरुआती दिनों में पीएम मोदी को स्कूटर चलानी नहीं आती थी, इसलिए उस दौरान भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला के साथ घूमा करते थे। पीएम मोदी का राजनीतिक सफर। पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन में लालकृष्ण आडवाणी को उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1985 में पीएम मोदी ने राजनीतिक दुनिया में कदम रखा और भाजपा से जुड़ गए। इसके बाद लगातार इन्हें पार्टी में कई बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। इसके बाद 1988-89 में पीएम मोदी गुजरात भाजपा में महासचिव की जिम्मेदारी मिली। 1995 में पीएम मोदी को उनकी सक्रियता और मेहनत के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया।
2001 में बनाए गए मुख्यमंत्री। साल 2001 में गुजरात में आए भीषण भूकंप के बाद काफी तबाही मची थी। लापरवाही के कारण तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी को दिल्ली से गुजरात भेजा गया और पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद लगातार 4 सालों तक इस पद को संभाला। साल 2012 में नरेंद्र मोदी को पीएम चेहरे के लिए प्रचारित किया जाने लगा। 2014 से पीएम मोदी ने ली पीएम पद की शपथ। साल 2014 में लोकसभा चुनाव का आयोजन किया गया। इस दौरान नरेंद्र मोदी को एनडीए में पीएम चेहरा चुना। साल 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कीर्तिमान था, क्योंकि पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार से बहुमत हासिल की थी। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीएम मोदी ने 282 सीटें हासिल की। इसके बाद इसी तरह 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर पीएम मोदी ने इतिहास रचते हुए पीएम पद की शपथ ली। पीएम मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से लगातार देश को 9 बार संबोधित किया है। साल 2019 के बाद से अब तक लगातार पीएम मोदी की पहचान, सम्मान, कार्य प्रगति को लेकर देश विदेश से काफी सराहा जा रहा है। इतना ही नहीं, विदेशों में रहने वाले भारतीय भी आज पीएम मोदी की एक झलक के दीवाने बन गए हैं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।